हरे कृष्णा साथियों। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी एग्ज़ाम्स हिंदी से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में हमारा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल हमने पूरा कर लिया और आधुनिक काल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें भी हमारा भारतेंदु युग और द्विवेदी युग ये पूरा अभी तक नहीं हुआ है। इसमें केवल भारतेंदु युग हुआ है और द्विवेदी युग का एक चैप्टर और है। ये जो अभी मैं पढ़ाऊँगी ये लास्ट चैप्टर है। उसके बाद आपका द्विवेदी युग भी ख़त्म हो जाएगा और फिर हम प्रवेश कर जाएंगे छायावाद में। और कल की क्लास हमारी नहीं हो पाई, कोई टेक्निकल इशू था, इस वजह से मैं क्लास आपको नहीं करवा पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। पर कभी कभी हो जाता है, चाहते हुए भी मैं क्लास नहीं ले पाती। कभी कभी कुछ ऐसी टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं कि मैं वीडियो आप लोगों तक अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो इसी वजह से ये क्लास नहीं हो पाई थी। और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि मैम हमने क्लास का वेट किया, आपकी क्लास नहीं आई, तो बस थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इस वजह से नहीं आई। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बच्चों के सवाल है, जैसे कि हमेशा अभी मैंने लेना स्टार्ट किया है, तो मैं उन बच्चों के सवाल लूँगी। और उससे पहले आप जो भी मुझे सुन रहे हैं पहली बार, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो भी आरपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गफुली नोट्स है, यहाँ उसको पढ़ाया जाता है। और उसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे उन्हीं नोट्स की पीडीएफ को मैं सेंड करती हूँ, जो कि एक तरह से बिल्कुल निःशुल्क है। आप मुझसे जुड़ जाइए, यहाँ से भी जुड़ जाइए, और यहाँ के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से जाके और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये नोट्स मैं आपको कोई चार्ज लेके नहीं देती। ये वो नोट्स हैं जिन्हें पढ़कर मैं खुद व्याख्याता बनी हूँ, और इन्हीं को मैंने बच्चों के लिए भेजने का एक मेरा उद्देश्य है कि हर बच्चे के पास ये नोट्स हो, जो बड़ी बड़ी कोचिंग करके और नोट्स नहीं प्राप्त कर सकते या किसी एप्लीकेशन से पैसे दे के ख़रीद नहीं सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने ये चैनल चलाया ताकि मेरा उद्देश्य पूरा हो और उन बच्चों को बहुत अच्छा मैटर मिल सके। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से इन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अब तक का जितना भी हमने हिंदी में यहाँ पढ़ा है उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप जुड़ के और वहाँ से चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि रोज़ क्लास होती है और वीडियो आगे बढ़ेगा उससे पहले इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है हर दिन आपके लिए क्लास लाने का, हर दिन आपको कुछ अच्छा बताने का। अब मैं कुछ बच्चों के प्रश्न लूँगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है नीलम शर्मा जी का। नीलम शर्मा ने कहा है कि थैंक यू मैम कि आप जैसे टीचर मिले हैं, मैं आपकी हर बात फॉलो करती हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आप वाकई में बात फॉलो करती हैं तो फिर आप ज़रूर सफल होंगी। और इन्होंने ये भी कहा है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो देखिए, आप एक हाउसवाइफ हैं, तो मैंने हाउसवाइफ को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, उसकी रणनीति क्या है, इसके लिए पूरा वीडियो इस चैनल की प्लेलिस्ट पे है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाके देखिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी। और उसके बाद अगला प्रश्न है सुरेंद्र जी जॉक्सन का। उन्होंने कहा है कि मैम मैंने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की साइंस के लिए आरबीएसई और एनसीईआरटी की क्लास 9th और 10th की बुक पढ़ी है, तो क्या ये काफ़ी है? तो देखिए, ये प्रश्न बहुत सारे बच्चों का है साइंस जैसे सब्जेक्ट को लेके। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आपके विज्ञान एक विषय है जिसके 5 प्रश्न आएंगे। तो इन 5 प्रश्नों में आरबीएससी की जो 9th और 10th की बुक है, वैसे वो अपने आप में बहुत काफ़ी है, एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस के सारे टॉपिक आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और रही बात कि 9वीं और 10वीं की बुक काफ़ी है, तो वैसे तो बहुत है, काफ़ी है ये बुक, लेकिन बुक होती क्या है ना, और हमें पढ़ना कितना है और कहाँ से पढ़ना है। तो ये सवाल हर बच्चा मुझसे करता है कि क्या हमारे लिए यही काफ़ी है। जैसे मेरे नोट्स के लिए भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या ये बहुत है,
या हमें और कुछ पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, आपके सिलेबस के जो जो बिंदु है और जिन जिन किताबों में वो आपको मिल रहे हैं, अगर वो सेम बिंदु आपको उन किताबों से मिल रहे हैं, फिर वो चाहे किसी भी क्लास की किताब हो, आप उनसे आपके उन सिलेबस के पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं और कर लेना चाहिए। यही समझदारी होती है, यही रणनीति होती है, यही पढ़ने का तरीका होता है ना? तो बस सिलेबस के बिंदु मैच करने चाहिए। बहुत सारे बच्चों के ये भी सवाल है, पुरानी बुक से पढ़ें, नई बुक से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? तो मैं फिर यही कहूँगी, आपके सिलेबस के जो बिंदु है उनको पढ़िए। वो आपको पुरानी में मिल रहे हैं, नई में मिल रहे हैं, किसी में भी मिल रहे हो, उनको पढ़ लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए, बस। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ सुरेंद्र जी, आपने जो क्लास 9वीं और क्लास 10वीं ये दोनों इन कक्षाओं की अगर आरबीएसई और एनसीईआरटी की पढ़ ली हैं और अगर आपका सिलेबस का एक एक बिंदु इनमें से पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो फिर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इनके नोट्स, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ताकि जब एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन करना पड़े तो फिर आपको फिर से ये सारी किताबें लेके ना बैठना पड़े। एक रजिस्टर के अंदर आप अपनी एक नज़र मार के और सब कुछ रिवीजन कर सकें। ठीक है, अब देखिए एक अगला प्रश्न है जवान सिंह जी। उन्होंने मेरे से कहा है कि मैम, और शायद ये प्रश्न हर उस बच्चे का है जिसने रीट एग्ज़ाम दिया है, जिसने रीट की परीक्षा दी है, हर उस बच्चे का ये सवाल है कि मैम हमने रीट में अच्छा स्कोर किया, लेकिन उसके करने के बाद भी जब से पेपर लीक की खबर सुनी है हम टूट से गए हैं। और हम अच्छे भले सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, तो मतलब तैयारी करते करते जैसे ही रीट की खबर सुनी, और कुछ बच्चे हैं या बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, टूट गए। और ये बिल्कुल सत्य है, बहुत ही सत्य है कि ऐसा हुआ है। और इन्होंने निवेदन किया है कि हमें आगे क्या करना है, किस और चलना है, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस विषय को लेकर आप एक वीडियो बना लें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि हमें घर वालों के सपनों को पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले तो जवान सिंह जी, आपके इस हौसले को मेरा नमन कि अभी भी आपके अंदर ये भावना है कि मुझे मेरे घर वालों के सपनों को पूरा करना है, जबकि आप टूट चुके हैं। और यही सबसे अच्छी बात होती है एक पढ़ने वाले स्टूडेंट की, है ना? इसी को हम कहते हैं पॉजिटिविटी, जिसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बना चुकी हूँ कि पॉजिटिविटी हमारे अंदर क्या मायने रखती है या क्या होती है। देखिए, अलग से वीडियो मैं बनाऊँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे अलग से कोई वीडियो बना के इसके बारे में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे मैंने एज ए मोटिवेशनल वीडियो हर चीज़ को फूंक फूंक कर अपनी जान लगा कर भरा है, चाहे वो रीट से रिलेटेड हो, चाहे आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, चाहे आपको सेकंड ग्रेड की करनी है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप कामकाजी पुरुष हैं, या आपके सामने कैसी भी परिस्थिति रही हो। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि जो हो गया है और जो हो रहा है और जो होने वाला है, इन तीनों का कुछ भी हम नहीं कर सकते और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ के सिवाय अपना कर्म करने के। तो जो तैयारी आप कर रहे हो उसे आप करते रहिए, क्योंकि उस तैयारी का आपके पीछे की बातों से और आपके अभी की बातों से कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, उस तैयारी का आपके आने वाले भविष्य से बहुत कुछ लेना देना है। ठीक है ना? तो आपको तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरीके से आप चल रहे थे वैसे ही आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे देर से हो। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसीलिए उस ऊपर वाले पे विश्वास रखिए और खुद अपने ऊपर भरोसा रखिए। अगर आपने बहुत मेहनत की है ईमानदारी से और आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस परीक्षा में सफल होने से रोक सके। और आपको ये लगता है कि ये भर्ती परीक्षा रद्द होगी, तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, बहुत बड़े लेवल पे किया गया,
बार बार राजस्थान सरकार के लिए ऐसे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। काफ़ी संसाधन इसमें लगते हैं, भौतिक संसाधन लगते हैं, मानवीय संसाधन लगते हैं। सरकार को बहुत कुछ इनके लिए करना पड़ता है। हमारे घर पे तो केवल एक एडमिशन लेटर आ जाता है और हम फटाक से वहाँ पहुँच जाते हैं। पर आप एक बार सोचिए कि गवर्नमेंट को इन सब के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं मानती हूँ कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसके जो जिम्मेदार है वो कुछ लोग हैं और उन कुछ लोगों का खामियाजा बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन आप खुद की मेहनत पर भरोसा रखिए और ऊपर वाले पर रखिए, क्योंकि सत्य की सदा जीत होती है, चाहे वो देर से हो। तो जो हो गया है वो आप कर चुके, और जो हो रहा है उसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या होगा वो भी हमें नहीं पता। बस हमें इतना पता है कि अभी जो हम कर रहे, जो हम पढ़ रहे, हाँ, उससे हमारा भविष्य ज़रूर उज्जवल होगा, हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे, हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त ज़रूर करेंगे। इसीलिए इन बातों से आप व्यथित ना हो, दुखी ना हो। मैं मानती हूँ कि कहना बहुत आसान है मेरा कि आप दुखी ना हो, निराश ना हो, आगे बढ़ जाओ, पर जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता चलता है। क्योंकि एक परीक्षार्थी 2-2, 3-3 सालों से मेहनत करता है और बड़ी मुश्किल से वो ऐसे स्कोर तक पहुँच पाता है। फिर भी उसके साथ जब ऐसा होता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। बिल्कुल मैं इस बात को, आपकी भावनाओं को समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद इन्हीं दौर से गुजरी हुई हूँ। लेकिन मैंने भी वही किया कि ऐसे हालातों से निकलने का एक ही तरीका है कि आप जो कर रहे हैं उसे खंडित ना होने दें, अविरल उसे चलने दें, क्योंकि किताबें जो है वो ही आपके मन, मस्तिष्क और तन को मजबूत रखेगी। बाकी लोगों की बातें या तो तोड़ेगी या जोड़ेगी। दो तरह के लोग मिलेंगे, या तो तोड़ने वाले या जोड़ने वाले। और जोड़ने वाले लोग भी मिलेंगे तो कुछ देर उनकी बातों से आपको हिम्मत मिलेगी, कुछ दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन फिर से आपकी मनस्थिति वही हो जाएगी जिस मनस्थिति से आप निकले थे। और उस मनस्थिति से आपको अगर परमानेंटली निकलना है तो फिर जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए, क्योंकि आपको जो हुआ है वो नहीं पता, जो हो रहा है उसका परिणाम नहीं पता। पर आपको ये ज़रूर पता है कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ, इसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही सुखद होगा, क्योंकि आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप अगर वाकई में मेहनत कर रहे हैं तो आने वाला भविष्य उज्जवल है, और नहीं कर रहे हैं तो भी आपको पता है। इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है। और जवान सिंह जी, जो आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए, बहुत आगे जाएंगे आप। यही आपकी पॉजिटिविटी आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए हमें परेशान बिल्कुल नहीं होना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है, मन को मजबूत रखना है। और एक और सवाल है ऋषभ जी पाठक, उन्होंने कहा है कि मैम मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैंने एमए हिंदी में किया है और मैं हिंदी से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे गाइडेंस चाहिए। तो देखिए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर पूरा हिंदी से पूरा मैटर भरा हुआ है। हिंदी में पेपर कैसे देना है, हिंदी में प्रश्न कैसे पढ़ने हैं, और पेपर किस टाइप का आता है, प्रश्नों का स्तर कैसा होता है, प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, कौन सा जो टॉपिक है उनसे कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से उनकी प्रकृति होगी। मैंने एक एक वीडियो अलग अलग बना के मेरी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाइए और एक एक वीडियो को देखिए। सिलेबस से लेके प्रश्न जो हमारे अभी हो चुका है 2020 में जो पेपर हुआ है उसमें जो पूछे गए प्रश्न है, कितने नंबर का कौन सा है, कौन सी किताबें आपको इसमें हेल्प करेगी, क्या क्या आपको पढ़ना है, सब कुछ मैंने अपनी चैनल की इस प्लेलिस्ट में, क्योंकि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी से रिलेटेड हर एक चीज़ वो भरी हुई पड़ी है। आपके सारे सवालों के जवाब आपको वहाँ मिल जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपका कोई भी सवाल बाकी रहेगा। फिर भी ऋषभ जी, मैं आपसे यही कहूँगी,
अगर आपका मेरे सारे वीडियो देखने के बाद भी कोई सवाल बाकी रहता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर देने की आपको कोशिश करूँगी, ठीक है। और एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक ने मुझे पूछा था, कोई महिला ही थी या कोई गर्ल्स है, कि मैडम मैं पढ़ती तो बहुत हूँ लेकिन मैं आज पढ़ती हूँ 2 दिन तक मुझे याद रहता है, 4 दिन मुझे याद रहता है, मैं भूल जाती हूँ, और मैं 2 दिन 4 दिन तो कंटिन्यू पढ़ूँगी जैसे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखूँगी, लेकिन उसके बाद फिर से मेरी मनस्थिति वैसी हो जाती है। तो ये सिर्फ आपका मन है जो कमज़ोर पड़ रहा है। मन की मजबूती इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पेशेंस और आपके मन की मजबूती, ये 2 ही आपको आरपीएससी में सीट दिलाएगी, बाकी और कोई चीज़ें नहीं दिला सकती। चाहे आपके पास कितना भी मैटर है, चाहे आप कितना भी पढ़ रहे हैं, कितना भी बड़ा कोचिंग संस्थान हो, कितनी भी बड़ी एप्लीकेशन से आपने कोई कोर्स खरीदा हो, या कितने भी बड़े गुरु से आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके अंदर धीरज और आपके मन की मजबूती नहीं है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ये सब हमारे मन का खेल है। मन को जितना हो उसे कहिए कि हाँ, कि मन तू कर सकता है और तुझे करना चाहिए, आप ऑटोमेटिक कर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैं सारे बच्चों के सारे सवालों का जवाब दे चुकी हूँ, फिर भी अगर किसी का रह गया हो तो आप मुझे फिर से याद दिला दीजिएगा। मैं सबके जवाब देने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है किसी का कमेंट छूट गया हो तो मैं ना दे पाई हूँ। तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए, लगातार करते रहिए, कहीं भी खंडित नहीं होना है। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर एक दिन पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आने वाले एग्ज़ाम में मान के चलिए 1000 बच्चों से आप पीछे रहेंगे। तो ये सोच के पढ़िए और जो होना है वो होगा। और मैं आपको फिर कह रही हूँ कि बहुत जो होगा ना बहुत अच्छा होगा। आप परिणाम की चिंता खुद पर नहीं, आपने कर्म कर लिया, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दीजिए, वो जो करेगा आपके हित में करेगा। आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसका साक्षी प्रमाण मैं खुद हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि आपके साथ ईश्वर कभी अन्याय नहीं करेगा। भरोसा रखिए अपनी मेहनत पर, ऊपर वाले पर। तो चलिए अब हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। हम द्विवेदी युग पढ़ रहे थे, ठीक है। द्विवेदी युग में हमने बहुत सारे रचनाकार देख लिए थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, ये सारे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे उसी श्रृंखला में मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था? चिरगांव में। कहाँ है ये? झांसी, यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? सेठ रामचरण दास। और इनके अनुज कौन थे? सियाराम शरण गुप्त, ये इनके अनुज थे। साहित्य जगत में दद्दा के नाम से प्रसिद्ध है, यानी मैथिली शरण गुप्त साहित्य जगत में किस नाम से जाने जाते हैं? दद्दा, याद रखना है आपको। और मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, हिंदी का पहला राष्ट्र कवि किसे कहा गया? तो वो भी मैथिली शरण गुप्त को कहा गया। अब देखिए, प्रथम कविता हेमंत 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। हमने सरस्वती पत्रिका की पूरी डिटेल द्विवेदी युग में पढ़ी थी, यानी इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सरस्वती पत्रिका इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपकी परीक्षा में इससे रिलेटेड एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने पूरी डिटेल सरस्वती पत्रिका की पिछले वीडियो में बताई है, 26 नंबर के वीडियो में, ठीक है। आप देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने एक कविता लिखी थी जिसका नाम था हेमंत। और हेमंत जो है वो 1905 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका। आरंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित पत्र वैश्योपकारक में छपा करती है, यानी इनकी जो आरंभिक रचनाएं थी वो कलकत्ता से एक पत्र प्रकाशित होता था, उसका नाम था वैश्योपकारक। उसमें इनकी आरंभिक रचनाएं छपा करती थी या करती है। अब आगे देखो, प्रथम कृति यानी मैथिली शरण गुप्त की
पहली कृति क्या नाम है उसका? रंग में भंग। सबसे पहले आपको इस तरीके से, चाहे मैंने यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, पर आप जब इनको पढ़ें ना तो आप प्रश्न बना बना कर पढ़ें। एक अच्छे स्टूडेंट की, एक सफल होने वाले स्टूडेंट की यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो हर प्रश्न को या हर लाइन को प्रश्न की दृष्टि से देखता है ना, प्रश्न बनाकर उसको पढ़ता है। इस तरीके से आपको बहुत मजबूती मिलेगी आपकी पढ़ाई में। तो आप प्रश्न बनाकर पढ़िए। देखो, आप स्पीडली पढ़ते हो सकता है आप 1 घंटे में 10 पेज पढ़ जाते हो, है ना, लेकिन अगर आप प्रश्न बना के पढ़ रहे हैं तो शायद 5 पेज ही पढ़ पाएंगे, पर वो 5 पेज आपके जो आप जो तैयारी कर रहे हो बहुत ही मजबूती प्रदान करेंगे। ठीक है, पहली कृति है रंग में भंग। अब ये जो रंग में भंग इनकी कृति है मैथिली शरण गुप्त की, ये 1909 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1909। जिसमें किसका वर्णन है इस कृति के अंदर? बूंदी और चित्तौड़ के राजवंशों की कथा वर्णित है। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से पूछा जाता है। आजकल सीधा प्रश्न कहीं नहीं आता, ऐसे पूछेंगे कि मैथिली शरण गुप्त की उस कृति का नाम बताइए जिसमें बूंदी और चित्तौड़ के राजवंशों की कथा वर्णित है, और ऑप्शन में आपको उनकी कृतियां दे दी जाएगी। तो अगर आप ध्यान मगन होकर पढ़ते हैं तो फिर आप बता देंगे रंग में भंग। खड़ी बोली की प्रथम रचना जयद्रथ वध 1910 में प्रकाशित हुई। यानी ये खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी मानी जाती है मैथिली शरण गुप्त की? जयद्रथ वध 1910 की। सीक्वेंस बना लीजिए, 1909 में रंग में भंग और 10 में जयद्रथ वध। अब देखिए, जयद्रथ वध को खड़ी बोली का पहला खंड काव्य माना जाता है। यानी खड़ी बोली की प्रथम रचना भी जयद्रथ वध है, और खड़ी बोली का प्रथम खंड काव्य भी किसे मानते हैं? जयद्रथ वध को। अब आगे देखो, मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में ख्याति मिली थी। क्यों मिली थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1912 में भारत भारती का प्रकाशन हुआ। बहुत फेमस रचना थी इनकी, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की। 1912 में ये भारत भारती का प्रकाशन हुआ, और मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में इससे क्या मिली? ख्याति मिली। ठीक है, ख्याति मिली। और गांधी ने क्या कहा इनको? राष्ट्र कवि। ठीक है, अब देखो, भारत भारती के प्रकाशनोपरांत ही मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा गया? भारत भारती, सॉरी भारत भारती नहीं, राष्ट्र कवि। मुझे एकदम से भारत भारती दिमाग में रह गया, सॉरी। तो भारत भारती के प्रकाशन के बाद गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा गया। कभी कभी होता है ना, हम बोलना कुछ चाहते हैं और दिमाग में कुछ रह जाता है। राष्ट्र कवि कहा गया। अब देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनग। ठीक है, अनग ये क्या है इनके? ये अनग नाटक है इनका। ठीक है, अब देखो आगे है साकेत। इसमें 12 सर्ग है। साकेत में कितने सर्ग है? 12। ठीक है, मैंने आपको प्रिय प्रवास एक रचना बताई थी। पिछले वीडियो में हमने प्रिय प्रवास पढ़ा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये इसका जवाब देंगे कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है और इसमें कितने सर्ग है और इसका सन कौन सा है। ठीक है, ये आप मुझे जवाब देंगे, किसकी रचना है, कितने सर्ग है और ये कब प्रकाशित हुई थी प्रिय प्रवास। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे अगर ईमानदारी से आप मेरे साथ चल रहे हैं। ठीक है, साकेत 12 सर्ग है, 1931 में लिखा गया। ठीक है, और इसमें उर्मिला का वर्णन है साकेत में। आगे है जय भारत, ये एक महाकाव्य है। जयद्रथ वध 1910 का है। भारत भारती 1912। पंचवटी, झंकार, यशोधरा,
यशोधरा 1933 का है। द्वापर विष्णुप्रिया, शकुंतला, वैतालिक, किसान, स्वदेश, संगीत, त्रिपथगा। देखो मैंने यहाँ लिखा है त्रिपथगा, ये किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। त्रिपथगा किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। समझ आया? और यहाँ मैंने लिखा है विपथगा। क्या लिखा है? विपथगा। विपथगा है अज्ञेय का। वी, सिर्फ आगे वी जुड़ा है। समझ में आया? तो सिर्फ आगे क्या जुड़ा है? वी। समझ गए? अब देखो यहाँ मैंने फिर लिखा है नहुष। मैथिली शरण गुप्त का भी है नहुष, और एक ये नहुष गोपाल चंद्र गिरधर दास, ये हमने भारतेंदु युग में पढ़ा था। याद आया होगा कुछ आपको, है ना? ये वो है। और देखिए हिंदू, मंगलहट, नहुष, हिडिंबा, गुरुकुल, सिद्धराज, पृथ्वीपुत्र, विकट भट्ट, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविताओं के माध्यम से उपेक्षित स्त्री चरित्रों को प्रतिष्ठा प्रदान की है। ठीक है? कैसे? जैसे हमने साकेत देखा, उसमें उर्मिला का वर्णन किया इन्होंने। ठीक है ना? गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना 1931 में प्रकाशित साकेत को माना जाता है। साकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने रामचरितमानस के बाद हिंदी राम काव्य परंपरा का दूसरा स्तंभ माना है। यानी डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि प्रश्न आपसे जिस प्रकार से पूछा जाए, उत्तर भी आपका उसी प्रकार से होना चाहिए। सीधा पूछ लें कि रामचरितमानस के बाद हिंदी राम काव्य परंपरा का दूसरा स्तंभ कौन सा है, तो ये नहीं पता। ठीक है ना? क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं लिखा है। वहाँ नगेंद्र के अकॉर्डिंग पूछेंगे तभी ये साकेत होगा, बाकी कोई और आंसर भी निकल सकता है। साकेत की प्रेरणा 1908 में सरस्वती में प्रकाशित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता था। अब देखो मैथिली शरण गुप्त ने साकेत तो लिखा, लेकिन ये साकेत लिखने की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली? तो ये प्रेरणा मिली इनको सरस्वती पत्रिका से। कहाँ से मिली? सरस्वती पत्रिका से। कैसे मिली? कि सरस्वती पत्रिका में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उसमें लिखा करते थे, है ना? पूरी डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका के बारे में, कि इन दोनों का क्या संबंध है। तो क्या हुआ कि सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा। क्या नाम था उस निबंध का? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ये इनका एक निबंध था। और जब मैथिली शरण गुप्त ने इस पत्रिका के अंदर इस शीर्षक से ये निबंध पढ़ा, तो फिर इनके अंदर मन में भाव आया कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, और उसी प्रेरणा से इन्होंने क्या लिखा? साकेत। इसके पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, अब देखो रविंद्रनाथ ठाकुर है, टैगोर नहीं लिखा है, ठाकुर लिखा है। ठीक है? इससे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर काव्येर उपेक्षिता लिखकर इस ओर ध्यान आकृष्ट कर चुके थे। ये एक रचना का नाम है काव्येर उपेक्षिता। ये किसने लिखा? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। और अपना ध्यान आकृष्ट कर चुके थे रविंद्रनाथ ठाकुर किस ओर? यही उर्मिला की ओर, या जो भी उपेक्षित विषय है उसके ऊपर। साकेत का मतलब क्या है? अयोध्या। इस पूरे काव्य में असली अयोध्या, इस पूरे काव्य में जो कहानी है वो अयोध्या के बाहर नहीं जाती, इसीलिए इसका नामकरण क्या किया? साकेत किया। साकेत में कुल 12 सर्ग है, जिसमें 9वें सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णित है। कौन से सर्ग में है इसका वियोग? 90 में।
दशम सर्ग में उर्मिला अपने जन्म से लेकर स्वयंवर तक की कथा पूर्व दीप्ति शैली, स्मृति संचारी या फ्लैशबैक पद्धति में सरयू को सुनाती है। यानी कि 10वें सर्ग में जो उर्मिला है वो अपने जन्म से लेकर स्वयंवर तक की कथा पूर्व दीप्ति शैली या जिसे हम स्मृति संचारी या फ्लैशबैक पद्धति यानी पुराने विचारों में जाना उसको ही कहते हैं। वो सरयू एक नदी है, उसको सुनाती है। साकेत में 12 सर्ग है और देखिए ये तो यही आ गया आपका आंसर एक तो कि प्रिय प्रवास में 17 है जो मैंने आपसे पूछा था। अब देखिए झंकार। झंकार में गुप्त जी की रहस्यवादी कविताएं हैं। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे पूरी पूरी लाइन आएगी इसे कि भाई झंकार में गुप्त जी की रहस्यवादी कविताएं संकलित है, सत्य असत्य। ठीक है। भारत भारती 1912 की है। भारत भारती को डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा? राष्ट्रीय भावना का सिस्मोग्राफ कहा है। हिंदू को भारत भारती का परिशिष्ट कहा जाता है। विकट भट्ट में जोधपुर के एक राजपूत परिवार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली आन का वर्णन है। यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी, विष्णु प्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी। देखो यशोधरा में तो गौतम बुद्ध की पत्नी, विष्णु प्रिया के अंदर चैतन्य महाप्रभु की पत्नी और पंचवटी में केकई के चरित्र को उज्ज्वलता प्रदान की गई है। यानी यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी, विष्णु प्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी, पंचवटी में केकई के चरित्र को उज्ज्वलता प्रदान की गई। हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि वे निसंदेह कहे जा सकते हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। ये भी किसने कहा? यह भी शुक्ल ने कहा। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। ये किसने कहा? गुप्त ने। ये भी आचार्य शुक्ल कहते हैं। मतलब गुप्त के लिए कहा किसने? शुक्ल ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गुप्त जी स्वयं को कौटुंबिक कवि कहा करते थे, अपने आप को कहते थे वो कौटुंबिक। अब देखिए इनकी पंक्ति है जो बहुत ही फेमस है, कुछ पंक्तियाँ। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं जो कि उनके यशोधरा से ली गई है। ठीक है। अगली है, सहने के लिए बनी है तू सह दुखिया नारी, विष्णु प्रिया। ठीक है। सहने के लिए बनी है तू सह दुखिया नारी, ये विष्णु प्रिया ने, मतलब विष्णु प्रिया में ये पंक्तियां हैं। मैथिली शरण गुप्त ने मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर वंदना की है। इन्होंने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त के काव्य मेघनाथ वध विरहिणी ब्रजांगना वीरांगना का मधुप उपनाम से हिंदी में अनुवाद किया और ये KVS 2018 में पूछा गया था। प्रश्न क्या था वहाँ पर देखिए कि मधुप उपनाम से हिंदी में काव्य रचना कौन किया करते थे, ये प्रश्न पूछा गया था और इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। अब अगले आते हैं हमारे राय देवी प्रसाद पूर्ण। इन्होंने धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किया। कालिदास के ऋतु संहार का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने। ये पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, बट सिमिलर सी लाइन थी इसीलिए मैंने यहाँ लिख दी। तो जब भी आप पढ़ें दोनों को कंपेयर करके पढ़ें हमेशा,
कि धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अनुवाद किसने किया? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। और कालिदास के ऋतु संहार का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने। रस वाटिका इनकी एक पत्रिका है राय देवी प्रसाद पूर्ण की। क्या क्या लिखा इन्होंने? स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, बसंत वियोग। अब शुक्ल ने इनके लिए कहा है यह ब्रज भाषा काव्य परंपरा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। ठीक है। रामचरित उपाध्याय द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार, द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार थे। कौन थे? रामचरित उपाध्याय। कृतियां कौन कौन सी है? रामचरित चिंतामणि, क्या है ये इनका? प्रबंध काव्य। राष्ट्र भारती, देवदूत, देखो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है और राष्ट्र भारती रामचरित उपाध्याय की है। देवदूत, देवसभा, द्रौपदी, विचित्र विवाह, क्या ठीक है ना? काव्य संग्रह इनका। ओके, अब देखिए आगे। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, श्रृंगार रस परक कविताएं ये सनेही उपनाम से लिखा करते थे, इसीलिए क्या है? सनेही, स्नेही। सनेही भी कहीं कहीं पूरा से भी आता है, इसीलिए मैंने सनेही बोल दिया, और कहीं कहीं स्नेही आधा से भी। तो इनके लिए मूल यही है कि श्रृंगार परक जो कविताएं लिखा करते थे वो तो लिखते थे स्नेही उपनाम से, और राष्ट्र प्रेम की जो ये कविताएं लिखा करते थे ये लिखा करते थे, बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, त्रिशूल उपनाम से। समझ आ गई बात? कौन करता था ये काम? गया प्रसाद शुक्ल सनेही या स्नेही। क्या क्या लिखा इन्होंने? कृषक क्रंदन, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। ठीक है। अब देखो ये मैंने दो रचनाएं सिमिलर सी आपको दिख रही है, हमेशा इसी तरीके से पढ़िए। ठीक है। करुणा कादम्बिनी किनकी है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही या स्नेही। और आनंद कादम्बिनी किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। करुणा कादम्बिनी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है। अगले आते हैं बहुत ही जानदार और शानदार हमारे रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं और बाल पत्रिका वानर का संपादन किया इन त्रिपाठी जी ने। गांव गांव घूमकर हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की कविताएं संकलित की, जो कविता कौमुदी के 8 भागों में संकलित है। और ये पूरी लाइन ऐसे के ऐसे कॉलेज लेक्चरर 2016 में पूछी गई है। पेपर उठाकर आप देख सकते हैं। यहाँ जिस जिस एग्ज़ाम के बारे में मैं जो भी आपको बताती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने यूं ही लिखा है तो आप उन पेपर में जाकर देख लीजिए, सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि जो भी प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ कि इस एग्ज़ाम में आया हुआ, इस एग्ज़ाम में डेफिनेट उसी एग्ज़ाम का है, क्योंकि मैंने पेपर हाथ में लिया उसके बाद ही यहाँ लिखा है। ठीक है। तो गांव गांव घूमकर हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की कविताएं संकलित की। किसने? राम नरेश त्रिपाठी ने। किस नाम से? कविता कौमुदी। कितने भागों में? 8 भागों में। इन्होंने लोक गीतों का संरक्षण किया। कृतियाँ इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलन, पथिक, स्वप्न, ये इनका प्रबंध काव्य है। मानसी इनकी स्फुट कविताओं का संग्रह है। अब आते हैं हमारे लोचन प्रसाद पांडेय। ये कौन थे? ये मुकुटधर पांडेय के अग्रज थे, यानी बड़े थे। कृतियाँ कौन कौन सी लिखी लोचन प्रसाद पांडेय ने? मेवाड़ गाथा, पद्य पुष्पांजलि। क्या क्या लिखा इन्होंने? मेवाड़ गाथा, पद्य पुष्पांजलि। मेवाड़ गाथा में चित्तौड़ के राणा भीम सिंह के त्याग की कथा वर्णित है।
मेवाड़ गाथा किसने लिखा? लोचन प्रसाद पांडेय ने। मेवाड़ गाथा में क्या है? चित्तौड़ के राणा भीम सिंह के त्याग की कथा वर्णित है। लाला भगवान दीन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक थे। तो लाला भगवान दीन कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक थे ये, ठीक है। हिंदी शब्द सागर का इन्होंने संपादन किया। विद्यार्थियों के लिए रामचंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली, बिहारी सतसई आदि की टीकाएं लिखी। रामचंद्रिका किसकी थी? केशव दास की। कवि प्रिया केशव दास की, ठीक है। ये जो रचनाएं हैं ना, ये सब अलग अलग कवि की थी, जिन पर इन्होंने क्या लिखी? भगवान दीन ने टीकाएं लिखी थी। समझ में आया? अब इन्होंने कृतियां कौन कौन सी लिखी थी? देखो, ये तो सब इनके ऊपर टीकाएं लिखी गई। इनकी रचनाएं क्या थी वो हम देखते हैं। वीर बालक, वीर शत्राणी, वीर पंचरत्न, ठीक है। वीर बालक, वीर शत्राणी, वीर पंचरत्न। बोला करिए मेरे साथ, जब भी मैं बोलती हूँ आप भी बोला करिए। पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न, ठीक है। तो पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न ने, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कहाँ के रहने वाले थे? जालरा पाटन के निवासी थे। पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न कहाँ के थे? जालरा पाटन। इनकी कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होती थी। देखो, सरस्वती पत्रिका अपने आप में आप ये मान के चलिए कि पूरे हिंदी साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। राजपुताने से प्रकाशित होने वाला एक पत्र था जिसका नाम था विद्या भास्कर। क्या नाम था? विद्या भास्कर। इस विद्या भास्कर का जो संपादन है वो किसने किया था? पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न ने किया। रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कृति आती है गीतांजलि, इसका हिंदी में अनुवाद भी किसने किया? पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न ने किया। गोल्ड स्मिथ का एक काव्य हर्मिट, इस हर्मिट का संस्कृत के श्लोकों में अनुवाद किसने किया? पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न। कितनी सारी बातें। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, सीधे प्रश्न परीक्षा में अब नहीं पूछे जाते। एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़िए, उसमें अगर नहीं लिखा है तो भी पता होना चाहिए, हाँ लिखा है तो भी पता होना चाहिए। तो गोल्ड स्मिथ के काव्य हर्मिट का संस्कृत के श्लोकों में अनुवाद किया गिरधर शर्मा ने। रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि का हिंदी में, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, गीतांजलि का अनुवाद किस में हुआ? हिंदी में। और गोल्ड स्मिथ के काव्य का हर्मिट का संस्कृत में हुआ। अब आगे ध्यान से देखना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। पहली लाइन पढ़ते हैं पहले। गोल्ड स्मिथ के काव्य हर्मिट का संस्कृत के श्लोकों में अनुवाद किया। किसने किया? गिरधर शर्मा नवरत्न ने। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी लाइन पे आइए। गोल्ड स्मिथ के काव्य हर्मिट का, देखो काव्य वही है ना, गोल्ड स्मिथ का हर्मिट, अलग अलग राइटर है, अलग अलग तरीके से लिखा। अब इन्होंने, किसने? श्रीधर पाठक ने क्या किया? एकांतवासी योगी नाथ से, एकांतवासी योगी नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किया। एकांतवासी योगी नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किया किसने? श्रीधर पाठक ने, ठीक है। अगला देखो, जगन्नाथ दास रत्नाकर बहुत ही गजब के राइटर है। द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सत प्रेरणा से प्रभावित होकर अधिकांश कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना करना आरंभ कर दिया। मैंने पहले भी बताया और आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि द्विवेदी युग किसके लिए फेमस है। अगर कभी भूल भी जाओ और परीक्षा में आ जाए तो एक इसका कीवर्ड है, उससे आप आंसर निकाल लेना, खड़ी बोली।
हिंदी में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का श्रेय द्विवेदी युग को जाता है और महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। ठीक है, अब देखिए, यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सत प्रेरणा से प्रभावित होकर अधिकांश कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ की, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न जीवन पर्यंत ब्रज भाषा में काव्य रचना करते रहे। यानी बहुत सारे लोगों ने क्या किया, खड़ी बोली में लिखा, लेकिन एक तो थे जगन्नाथ दास रत्नाकर और एक थे सत्यनारायण कविरत्न। इन दोनों ने पूरा जीवन कौन सी भाषा में ही रचना की थी, ब्रज भाषा में। जबकि कवि कौन से थे, द्विवेदी युग के थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने जगन्नाथ दास रत्नाकर को ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि कहा है। शुक्ल क्या कहते हैं, यह साहित्य और ब्रज भाषा काव्य के बड़े मर्मज्ञ थे। कौन, जगन्नाथ दास रत्नाकर। और जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से काव्य रचना किया करते थे। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी उपनाम से काव्य रचना करते थे, किसमें, उर्दू में। अब इनकी कृतियां, उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी। उद्धव शतक 1929 का है। 1929 में प्रकाशित उद्धव शतक की गणना भ्रमर गीत, ये श्रमर लिखा है जो कि गलत, ये भ्रमर है, ब्र, ठीक है, भ्रमर गीत। 1929 में प्रकाशित उद्धव शतक की गणना भ्रमर गीत परंपरा में की जाती है। बिहारी रत्नाकर शीर्षक से बिहारी सत्सई की टीका लिखी। जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल और रीति काल का समन्वयकर्ता कहा जाता है। देखो कहाँ, किस काल से जुड़े थे, आधुनिक काल से और द्विवेदी युग से, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको समन्वयकर्ता किसका कहा, भक्ति और रीति का। किसको, जगन्नाथ दास रत्नाकर को, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ सिमिलर सी चीज़ है। यहाँ देखिए श्रृंगार लहरी और यहाँ देखिए गंगा लहरी, ठीक है। श्रृंगार लहरी किसकी है, रत्नाकर की, और गंगा लहरी पद्माकर की, ठीक है। दोनों कर है, एक पद्माकर है और एक रत्नाकर है। अब सत्यनारायण कविरत्न, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इन्होंने भी ब्रज भाषा में ही करा जीवन पर्यंत। ब्रज कोकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या माना जाता है इनको या क्या कहा जाता था, ब्रज कोकिल। अब देखो जगन्नाथ दास रत्नाकर के लिए हमने पढ़ा भक्ति काल और रीति काल का समन्वय करता। भक्ति काल रीति काल का समन्वय करता तो है जगन्नाथ दास रत्नाकर, और भक्ति काल और आधुनिक काल का समन्वय करता कौन है, सत्यनारायण कविरत्न। वो तो भक्ति रीति का समन्वय करता था रत्नाकर तो, और ये भक्ति और आधुनिक का है। समझ में आई बात। भ्रमरदूत, प्रेम केली इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं जो इनके काव्य संग्रह हृदय तरंग में संकलित है। बहुत ध्यान से पढ़ना, परेशान मत होना। मैं फिर कह रही हूँ, एक जैसी रचनाएं देख देख के एक हिंदी के विद्यार्थी का दिमाग खराब होता है और कभी कभी तो उसका मन करता है क्या है ये सब, छोड़ दूँ मैं। दुखी भी हो गया इस आधुनिक काल से। इतनी भी रचनाएं, इतने भी राइटर, ये भी कोई याद होते हैं क्या? इतना किसने कहा था इनको लिखने की, और लिखा तो एक जैसा क्यों लिखा? तो ऐसी भावनाएं आती हैं हिंदी विद्यार्थी के मन में, पर आपको परेशान नहीं होना है। मैं पढ़ा रही हूँ, शांति से पढ़िए, आराम से पढ़िए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। मैं बैठी हूँ यहाँ परेशान होने के लिए, आपको नहीं होना है। फिर से पढ़ेंगे। भ्रमरदूत, प्रेम केली सत्यनारायण कविरत्न की प्रसिद्ध कविताएं हैं, और ये जो कविताएं हैं ये इनके काव्य संग्रह हृदय तरंग में संकलित है। समझ में आ रही है बात? हृदय तरंग में संकलित है
इनकी कविताएं। अब मैंने इसी के नीचे लिखा है हृदय दर्पण। परेशान नहीं होना है, मैं फिर कह रही हूँ, ठीक है, दुखी नहीं होना है। हृदय तरंग तो है सत्यनारायण कविरत्न का, और हृदय दर्पण है भट्ट नायक का। ये जब हम आपके फर्स्ट ग्रेड में स्नातकोत्तर वाला पार्ट करेंगे तो वहाँ पर भट्ट नायक का भुक्तिवाद आएगा। जब हम रस सिद्धांत की चर्चा करेंगे वहाँ, तो उनके अंदर हम इस भट्ट नायक को पढ़ेंगे जो कि भुक्तिवाद का प्रवर्तक है। वहाँ इसने हृदय दर्पण के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो हृदय तरंग तो है कविरत्न का और हृदय दर्पण है भट्ट नायक का, जो कि रस सिद्धांत से संबंधित, ये जो रस और ध्वनि सिद्धांत आएंगे वहाँ संबंधित है। भ्रमर दूत की रचना नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर की गई है, ठीक है। भ्रमर दूत की गणना भ्रमर गीत परंपरा में की जाती है। भ्रमर दूत में कवि ने यशोदा पर, भारत माता और कंस पर अंग्रेजों का आरोपण किया है। देखो, भ्रमर दूत लिखा, ठीक है, यशोदा को तो क्या बताया, भारत माता, और अंग्रेजों को कंस, और उसी के आधार पर रचना करी। एक अंग्रेज कवि था लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले के खंड काव्य हॉरिशस का हिंदी अनुवाद किया। लॉर्ड मेकाले का एक खंड काव्य था हॉरिशस। इस हॉरिशस का हिंदी अनुवाद किया किसने? सत्यनारायण कविरत्न ने किया। अब देखिए, ये फिर मैंने वो लिख दिया जो सिमिलर सी चीज़ है। भक्ति काल और रीति काल का समन्वय किसे कहा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर को। और भक्ति काल और आधुनिक काल का समन्वय किसे कहा है? सत्यनारायण कविरत्न को। अब देखो, यहाँ मैंने लिखा है तमिल रामायण के रचयिता है कंब। ये कुंभन या कंब तमिल रामायण के, है ना। रामायण भी बहुत सारी भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में लिखी गई थी। द्विवेदी युग की विशेषताएं और उसकी प्रवृत्तियाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आदिकाल हो, भक्ति काल हो, आदिकाल, रीति काल, भक्ति काल, कोई भी काल हो, आपको उनकी विशेषताएं या फिर उनकी प्रवृत्तियां ज़रूर याद होनी चाहिए। एक एक याद होनी चाहिए। परीक्षा में ऐसे के ऐसे आपको लाइंस दे दे के पूछेगा वो कि इनमें से कौन सी द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है, या फिर द्विवेदी युग की विशेषताओं का कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन सत्य है। और तब निकाल पाएंगे जब आपको एक एक लाइन वहाँ याद होगी अच्छे से, ठीक है। हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो है इसकी, या जो पूछा जाता है, वो है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का क्या अर्थ है? आप सोच रहे होंगे कि इतिवृत्तात्मकता क्या होता है। तो इतिवृत्तात्मकता ये द्विवेदी युग की ही है, ठीक है। ये केवल आपको द्विवेदी युग में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। मैं बताऊंगी आपको इसका अभी, पहले हम आगे की पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीयता की भावना, इतिवृत्तात्मकता, अतीत का गौरवगान। देखिए, इनकी जो ये जो विशेषताएं हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। इतिवृत्तात्मकता, राष्ट्रीयता की भावना, अतीत का गौरवगान, उपदेशात्मकता, नैतिकता व आदर्शवाद, नीरसता व शुष्कता, प्रबंधात्मकता, खड़ी बोली की प्रधानता, विषय विविधता, छंद विविधता, नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण यानी कि बहुत ही उत्तम विचार। उदात्त का मतलब क्या होता है?
बहुत ही उत्तम। और भाषा का परिष्कार या परिमार्जन, भाषा का परिमार्जन भी अगर यहाँ पर ये वर्ड भी आ जाए तो भी सही है। ठीक है, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है ना। अब देखिए इतिवृत्तात्मकता का अर्थ क्या है। इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है कि वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता, यानी किसी वस्तु की प्रधानता, उसके वर्णन की प्रधानता, यानी कि आदर्शवाद और बौद्धिकता की प्रधानता के कारण ही द्विवेदी युग के कवियों ने जो वर्णन प्रधान रचनाएं करी है उसे ही क्या कहते हैं, इतिवृत्तात्मकता। यानी इन्होंने आदर्शवाद और बौद्धिकता की प्रधानता के आधार पर रचनाएं लिखी और इतिवृत्तात्मकता को अपनाया, यानी वर्णन या आख्यान की प्रधानता को अपनाया। ये इसकी विशेषता है। अब ये मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिए द्विवेदी युग के कवि, ताकि कभी जब भी आप पढ़ो, क्योंकि हमेशा राइटर पूछे जाते हैं परीक्षा में ऐसे ही, कि ऐसे पूछेंगे तो पूछेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा द्विवेदी युग का कवि नहीं है या फिर है। तो फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर, अरियोध, मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी, लोचन प्रसाद पांडे, लाला भगवान दीन, पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न। आप ट्रिक बना के भी इनको याद कर सकते हैं अगर ऐसे ना हो तो, जैसे मैंने आपको भारतेंदु युग की बताई थी ट्रिक बना के। तो ये हमारा द्विवेदी युग कंप्लीट होता है, पूरा हो चुका है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे छायावाद। मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक मुझे हर दिन नई क्लास लेने को मोटिवेट करता है। और आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। कुछ प्रश्न आपके पूछने हो, कुछ मन में चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि उचित समय पर आपको मेरा वीडियो मिल सके। इसीलिए क्योंकि इसी की PDF मैं आपको आज ही टेलीग्राम पे भेजूंगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास वीडियो पहुंचे ही ना। तो इसीलिए आप बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको पता रहे कि वीडियो आ चुका है और टेलीग्राम पे भी PDF मिल चुकी है, वहाँ से आप इसे ले लीजिए। और देखिए टेलीग्राम से जुड़कर आप PDF उतारते हैं या आप प्रिंट आउट जो भी है, लेकिन उससे पहले वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि बाकी आपको नोट्स कुछ भी समझ में नहीं आएंगे और आपके कुछ भी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आज हमारा द्विवेदी युग पूरा हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे छायावाद युग कल की क्लास में। हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।